हेलो स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अपवर्तनांक, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, है ना। अपवर्तनांक किसे कहेंगे? निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल c तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल v के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, निर्वात में प्रकाश की चाल तो c होती है, आपको पता है, और माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? v होती है, ठीक है ना। क्या होती है? v होती है। यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या बोलते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक के, ठीक है ना। रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इसमें क्या होता? किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। जैसे कोई एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1n2 है, ठीक है ना। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या है? 1n2 है। और पहले माध्यम में सपोज करिए प्रकाश की चाल v1 है और दूसरे माध्यम में सपोज करिए प्रकाश की चाल v2 है। कुछ भी हो सकती है, v1 v2 हो सकता है, कोई वैल्यू हो सकता है। तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के इक्वल में होता है। क्या होता है? सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। क्या होता है? सापेक्ष अपवर्तनांक होता है, ठीक है ना। फिर हम लोग बात करेंगे वास्तविक एवं आभासी गहराई। अच्छा, वास्तविक गहराई का मतलब क्या होता है? जो रियल में हो। आभासी गहराई का मतलब क्या होता है? जो वर्चुअल में हो, ठीक है ना। जिसका हम एहसास कर सकें उसको क्या बोलेंगे? आभासी गहराई। जैसा कि इसमें दे रखा है वास्तविक आभासी गहराई, यदि किसी बिंदु वस्तु O अपवर्तनांक n के पारदर्शी ध्रुव में h गहराई पर स्थित है तथा वायु में देखने पर उसकी आभासी गहराई h प्रतीत, यानी प्रतीत होने का मतलब, ठीक है ना। क्या होगी? प्रतीत होगी, तो उसको क्या बोलेंगे? आभासी गहराई बोलेंगे, ठीक है ना। और वास्तविक गहराई जो आपकी कैपिटल S जो इसमें दे रखी है वो वास्तविक गहराई, क्योंकि स्थित है वस्तु। क्या है? स्थित है वस्तु। तो आभासी गहराई का फार्मूला क्या होता है? H इक्वल वास्तविक गहराई अपॉन n, ठीक है ना, ये होता है। और जैसे कि हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल में यूज होगा, जैसे स्मॉल n अपवर्तनांक के पारदर्शी माध्यम में कैपिटल H गहराई पर स्थित, देखो वस्तु स्थित है तो ये आपकी वास्तविक गहराई होगी, क्योंकि अगर कोई वस्तु कंप्लीट स्थित है वो उसको हम देख सकते हैं तो वो h ही होगा, ठीक है ना। और जब आभासी गहराई प्रतीत होगी तो उसको h बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये x इक्वल कैपिटल H ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन h, ये आपका फार्मूला होगा, ठीक है ना। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अपवर्तनांकों के बीच संबंध। किसके बीच? अपवर्तनांकों के बीच संबंध। जैसे कि इसमें दे रखा है ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, ठीक है ना। इसको हम स्नेल के नियम से लेंगे, क्योंकि एक दोनों माध्यम है और दो माध्यम में प्रकाश की किरण जाएगी, ठीक है ना। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? 1n2 इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर होता है, ठीक है ना। यानी कि आई होगी, ये आर होगा। अब ये सपोज करिए ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है, ठीक है ना। अभी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक साइन आई अपॉन साइन आर। यही यदि प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जाए तो आपका जो ये 1n2 है ये 2n1 हो जाएगा, और जो ये r है ये आपका आपतन कोण हो जाएगा, और ये जो I है ये आपका अपवर्तन कोण हो जाएगा, ठीक है ना। इसको कैसे करते हैं देखते हैं। इसको करते हैं जैसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है ना। फिर दूसरे माध्यम से पहले माध्यम, सपोज करिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है और यहाँ विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो यहाँ आपतन कोण आपका क्या होगा? साइन आर अपॉन साइन आई, ठीक है ना। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई करें दोनों पक्षों, मतलब दोनों इक्वेशन का, तो लेफ्ट का लेफ्ट में मल्टीप्लाई 2n1 इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई। इससे ये कैंसिल, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा? यह आएगा 1n2 इंटू 2n1 इक्वल 1। इसको अपॉन में कर दो, 1n2 इक्वल 1 अपॉन 2n1। तो ये कंडीशन आपकी अप्लाई, यदि हम ये फाइंड करेंगे तो 1 अपॉन 1n2 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी 2n1 फाइंड करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा दोनों, ठीक है ना। और यही यदि आपको कांच के सापेक्ष जल का पूछना है, तो जैसे सपोज करिए यहाँ पर यदि ANG होगा तो यहाँ 1 अपॉन GNA हो जाएगा, ठीक है ना। यदि यहाँ पर GNA होगा तो यहाँ पर ANG हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही हम लोग फाइंड आउट करेंगे एक और, वो क्या होगा? वो ये होगा
WNG इक्वल ANG अपॉन ANW। यानी कि जब हम जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे तो जो कांच का अपवर्तनांक होगा वो पहले लिखा जाएगा और जल का अपवर्तनांक बाद में लिखा जाएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, ये आपके न्यूमेरिकल में यूज होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो तरंग दैर्घ्य की निर्भरता है किस पे डिपेंड करती है और अपवर्तनांक हैं इनके बीच संबंध, ठीक है ना।